राजभवन भोपाल में कर्मयोगी बने विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में राजभवन भोपाल में कर्मयोगी बने विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की सीधी तस्वीरें भोपाल से। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम श्री निशांत वरवड़े आयुक्त उच्च शिक्षा से निवेदन करते हैं। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, अनुपम राजन जी, और इसके बाद हम श्री निशांत वरवड़े जी आयुक्त उच्च शिक्षा से निवेदन करते हैं वे भी मंच पर पधारें और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंद्र सिंह परमार जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री उमाशंकर भार्गव जी, अपर सचिव राजभवन। आदरणीय श्री उमाशंकर भार्गव जी, अपर सचिव राजभवन, आदरणीय डॉक्टर भरत शरण सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः बता दें, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग। इसी क्रम में आदरणीय भार्गव जी से निवेदन है कि आप श्री अशोक कड़ैल जी, संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का स्वागत करें। आदरणीय भार्गव जी से ही निवेदन है कि आज के हमारे एक सारस्वत अतिथि प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम, सदस्य मानव संसाधन क्षमता निर्माण आयोग, आपका स्वागत करें। उमाशंकर गुप्ता जी से ही निवेदन है कि एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रोफेसर के राधाकृष्णन जी की हो रही है, आपका भी स्वागत। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी, पंडित कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, उनके स्वागत के लिए डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ल से हम निवेदन करते हैं। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा, आदरणीय प्रोफेसर शांति श्री जी का स्वागत। धीरेन्द्र जी से ही निवेदन है कि आप डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी, वैश्विक संयोजक यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आपका भी स्वागत करें। और धीरेन्द्र जी से पुनः निवेदन है कि आदरणीय केसी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव राजभवन, का भी अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उनका स्वागत करने के लिए श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव जी, विधि अधिकारी, से निवेदन है। और उमेश जी से ही निवेदन है कि आदरणीय श्री निशांत वरवड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा, का स्वागत करें। स्वागत के उपरांत अब इस पूरे परिदृश्य को जानने की जिज्ञासा, कौतूहल हम सबके भीतर बहुत ही सहज रूप से जाग रही है और हम चाहेंगे कि आज जो महत्वपूर्ण उपस्थिति डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी की हमारे बीच हुई है और वे इस पूरे ताने बाने से, इस पूरी अवधारणा और परिदृश्य से भली तरह वाकिफ हैं। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर एक ऐसे उच्च स्तरीय शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने 100 से भी ज्यादा देशों में 3 लाख से भी अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। आप दर्शन शास्त्र और आधुनिक प्रबंधन को जोड़कर प्रभावशाली और नवाचार प्रशिक्षण देते रहे हैं। आपका मार्गदर्शन उत्कृष्टता, समग्र विकास और संगठनात्मक प्रगति सुनिश्चित करता रहा है। बहुत सम्मान के साथ हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर जी को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय और सम्मानित अति विशिष्ट अतिथि मंचासीन और मध्य प्रदेश शिक्षा जगत के प्रमुख स्तंभ जो हमारे सामने बैठे हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कौशल ही योग है। किसी भी कार्य को अपनी कुशलता पूर्वक करना ही योग है और कोई भी भाव, विचार, कर्म या शब्द
जो पूरे मन से किए जाते हैं उसी को हम योग कहते हैं। इसलिए जब हम कभी नमस्ते कहते हैं तो हमारा अंगूठा हमारे हृदय और भावों की तरफ इशारा करता है, हमारी उंगलियां हमारे मस्तक और विचारों की तरफ इशारा करती हैं, और हमारे हाथ हमारे कर्म और क्रियाओं की तरफ इशारा करती हैं। इस प्रकार जब पूरे मनोयोग से कोई कार्य किया जाता है और इस प्रकार अचल बुद्धि से जब कोई कार्य किया जाता है तो वही कार्य कौशल प्रदान करता है। समाधो अचला बुद्धि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। और इसी प्रकार की जब अचल बुद्धि से गुरु ज्ञान प्रदान करता है शिष्य को, तब शिष्य नचिकेता बनता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे 10 नचिकेता दो, मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। और कठोपनिषद में यमराज कहते हैं कि अगर ऐसे नचिकेता और ऐसे गुरु हो, गुरु आश्चर्य वक्ता हो और शिष्य कुशल लब्धा हो, गुरु एक्सपर्ट इन डिलीवरी हो, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मविद हो, एक्सपर्ट हो और उसको जीता हो, जो बता रहा है आचरति इति आचार्य है, और स्टूडेंट इज स्किल्ड इन रिसीविंग, कुशल लब्धा हो, तब विद्या का जन्म होता है, अन्यथा अविद्या रहती है। पर गुरु और शिष्य की इस परंपरा में जो इस जमीन पे शुरू से रही, हम ऐसी जमीन पे हैं जहां आदि शंकराचार्य भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की। कई चुनौतियां रास्ते में आती हैं इस प्रकार के कुशल लब्धा और आश्चर्य वक्ता कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने में। ये कौन सी चुनौतियां हैं, ये कौन से गैप हैं और उन चुनौतियों के क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे विचार करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से भारत के हृदय प्रदेश में आजादी के 78वें वर्ष में 78 यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत की एक साथ आई। ये पूरे प्रोग्राम को माननीय महोदय 2 पार्ट में किया गया। पार्ट 1 में सभी 78 यूनिवर्सिटी से निवेदन किया गया कि कर्मयोगी शिक्षा और शिक्षक और शिक्षा वातावरण कैसे बने, उसके रास्ते में क्या चुनौतियां हैं, उससे अवगत करवाएं। सीधे चलेंगे जहां भोपाल के राजभवन में कार्यशाला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा हमारे बीच आ गई, भगवान कृष्ण की, जिसके भाव के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। उस गीता के 18 अध्याय के एक एक श्लोक के माध्यम से हम सब उसकी तरफ समझने के लिए जा रहे हैं। और हम केवल नहीं जा रहे हैं, ये पूरा देश, और देश तो क्या, अब दुनिया उस तरफ देख रही है, जिसके अब आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की दुनिया में एक विशेष साख रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी, जो आप मिशन कर्मयोगी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि ये भाषाओं की, भाषा को तो वास्तव में गुलदस्ता है हमारे लिए। भाषाओं से तो भारत की भाषा नहीं है, ये भूषण है, आभूषण है, जिस दुनिया को जानने समझने के लिए। और भाषा से तो और आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ भाषा भी है, बोलियां भी है, हमारी जब इसके नीचे तक जाते हैं तो मनोभावना भी है, मूक भाषा भी है। कोई एक बात तो है नहीं भारतीय संस्कृति की। लेकिन ये सच्चे अर्थों में आज इस पूरे आयोजन के लिए हमारे बीच माननीय हमारे शिक्षा मंत्री, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इंदर सिंह जी परमार को। हमारा विभाग मैं जब छोड़ के आया उससे और आगे ले जा रहे हैं माननीय इंदर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं, आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी है, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय, हम तो अब कुलगुरु बोलते हैं, हम आपको कुलपति के नाते से बोल दें, थोड़ा अपराध होगा, लेकिन ये हमने हमारी परंपरा बनाई कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु करें। और कुलगुरु को हमने संबोधित किया, माननीय महामहिम का आशीर्वाद हमको मिला। हमने सभी सरकारी और प्राइवेट जितने भी विश्वविद्यालय सबको कुलगुरु से सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के श्रीमान अशोक कड़ेल साहब, आपके माध्यम से भी बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन, ऐसे विविध प्रकार की चीजें हमारे बीच आती है। प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर विक्रांत तोमर जी, अनुपम राजन जी, केसी गुप्ता जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी स्वनाम धन्य माननीय कुलपतिगण, कुलगुरुगण, हमारे सभी प्रकार के डीन, सभी प्रकार के आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जब कर्मयोगी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की बात निश्चित रूप से आपने शुरुआत की और मैं भी उस पे जाना चाहूंगा। हम सब उनके एक एक अध्याय, 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में जिस प्रकार से वो बात रखते हैं और जिस प्रकार से वो बात करते हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि ये, और एक अच्छी बात ये भी है, उन्होंने कहा मैं भले ही लोग मेरे को अपने ढंग से देखते हैं,
जब वो कहते हैं कि ये जो तुमको दिख रहा है मैं इसके पहले भी कृष्ण तत्व कहाँ है, जब सूर्य नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, मैं उस समय भी था। तो ये जिज्ञासा जब वो बाल सुलभ हम सबकी भी जिज्ञासा होती है। भगवान कृष्ण तो अभी तो कल की तो बात है जब वो वसुदेव देवकी जी के आंगन से सुधानंदन बनते हुए दुनिया देख रही थी, तो उनको लगा कि ये कौन सी दुनिया में पहुंचा दी है, कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये सूर्य चंद्र के पहले आप कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे हो गया कि मैं अपनी योग स्थिति से, और मैं क्या इस पृथ्वी पर जो भी जिसको भी आना है सबका अपना समय रहता है, और सबका समय होने में कर्मवाद से, कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। उसमें मैं भी हूं और आप भी हो। इसलिए उसके पहले फिर कहाँ कहाँ है नदी, पहाड़, पर्वत, जहां सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की भी चमक में वो दिखाई देते हैं। ये जो बात मानी गई है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अक्षरशः सिद्ध की है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है ऋषि और मुनि, इससे सारी बात ध्यान में आ जाएगी। मुनि वो जिनने अपने विशेष मार्ग का संकल्प लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना की तरफ अपना पूरा जीवन एकाकी रूप से, वो बजाय गृहस्थाश्रम में जाने के, वो अपनी उस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि परंपरा भी हमारे यहाँ, ऋषि गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन ऋषि गृहस्थ होने के बाद में भी वो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं के बलबूते पर वो अपनी सारी जिंदगी इस प्रकार से जीते हैं। ये इसी भाव को आगे बढ़ाकर, जिसको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कभी वो हमको वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, कभी हमको आचार्य दिखाई देते हैं, कभी चिकित्सक दिखाई देते हैं, कभी शिक्षक दिखाई देते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो काम का खुद श्रेय नहीं ले। जिसको एक और गीता में बात समझाने का प्रयास किया कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म में कर्म वो जिसको, कर्म तो जिसने भी जन्म लिया है, सांस लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। अब ये कभी कभी नादान लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते के रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये जो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो ऐसा कर्म ही क्यों करो। तो जिनको समझ जैसी है वो वैसी है, अब उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन कौन है जो कर्म करने से बचेगा? कर्म तो सबके होंगे, लेकिन कर्म करने में परमात्मा ने हमको किस प्रकार सा, उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि हमारे अपने परमात्मा जैसे नदी बह रही हो, नदी बहते बहते और उसमें से लोटा भर के हमने अपने पास रख लिया तो नदी लोटे में आ गई। लेकिन लोटे में नदी आ गई, इसका मतलब परमात्मा की आत्मा हमारे में समाहित हो गई। अब हम अपने कुछ भी काम करें और हम भगवान पर दोष देंगे कि भगवान को लगता है, भगवान को नहीं लगता है, भगवान को लग भी नहीं सकता है। ये उसी प्रकार से है, वो हमारे अपने सारे जो भी कर्म अकर्म, जो भी अपने हमारे अपनी आचरण के आधार पर की जाने वाली गतिविधि से, जैसे जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल का पता नहीं चलता, वह जल कहाँ गया। फिर वापस बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा। वो जो जल और बर्फ के उदाहरण से हमको समझ में आएगा। परमात्मा हमारे बीच में आ गए, लेकिन अब हम जैसे बर्फ बन करके वो हमारे अपने आप को कर्म पे डाल देते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं ये बात कर रहा हूं तो हम अपने अपने कर्म से जिस स्थान पे हम जो पहुंच गए, उस काम को उतने आत्मीयता के साथ करें, तल्लीनता के साथ करें, आनंद के साथ करें। और उस आनंद के साथ करते तो करने वाले एक नहीं है, हर युग में, हर कल्प में, हर समय हमारे यहाँ इतनी गौरवशाली परंपरा है। आर्यभट्ट से लगा करके चारवाक और पता नहीं सब प्रकार की दुनिया, जिसको जैसा लगा उनने अपने अपने भाव बना करके अपनी बात रखी है। समाज में कम से कम भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कई अतिरंजित बातें उसको भी सुनने का समर्थ समाज हमारा है, और सही बात को सुनने का समाज भी हमारा है। लेकिन अच्छी बातों को, नूतन नवीन बातों को अपनाते हुए अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करना और खराब बातों को छोड़ते जाना, इसलिए सनातन का भाव हमारे बीच में आता है। और वो सनातन का भाव हमको लगातार चिरंतन रूप से आगे बढ़ाता है। इसलिए कितना आश्चर्य लगता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत हमारे बीच में अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हुए, ये कर्म की तो बात है। जब अपना वैज्ञानिक मंगलयान में फेल हो जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका एक तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते कि जाओ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, फिर प्रयास करना। ये कर्मवाद के सिद्धांत की तो बात करते हैं। ये कितना अच्छा लगता है कि हमारी खिलाड़ी कोई कारण से मेडल के लिए उसका वजन कम ज्यादा हो जाता, कोई बात नहीं बच्ची, चलो आगे मेहनत करना, फिर आपको बढ़ाएंगे। तो ये जो लगातार कर्मयोग की जो बात कही गई है, खास करके इसमें जो अंदर का भाव है, तो निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर के, निस्वार्थ भाव से हमारे बीच में कर्तव्य और ईमानदारी से निष्ठा के साथ काम करने की कर्मयोग के माध्यम से केवल कर्मचारी अधिकारी वाला भाव नहीं हो,
सच्चे अर्थों में कर्म में डूब करके हमारे काम के आधार पर अपने जीवन को भी सफल करना और उसका राष्ट्र के साथ, राज्य के साथ तालमेल करना, तादात्म्य करना। इसलिए कदम कदम पे हमारी संस्कृति केवल स्वार्थ की नहीं, हमारी संस्कृति में हर बार उसी प्रकार से देखा गया है। जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो अब बना, इसको तो हम प्रारंभ से करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम कितनी प्रकार एक नहीं अनेक अनेक बार विश्व का कल्याण की बात करते रहते हैं, मानवता की बात करते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय भी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला या उज्जैन का हम सांदीपनि आश्रम की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर किसी भी देश ने अगर किसी पे आक्रमण नहीं किया तो आक्रमण न करने का कारण भी है कि ये हमारे बीच में भले अश्वमेध का घोड़ा तो हर बार दौड़ते दिखाई दिया है विश्व में, लेकिन केवल उनको अपने हाल पे छोड़ करके आपने अपनी प्रजा का ठीक से ध्यान रखना और हमारी उस भाव को बनाते हुए कि हम समूचे लोग अपने अपने स्थान पर समूची मानवता के लिए जीवित हैं। इसलिए प्रकृति के साथ यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे उस भाव को लेके चलने वाले कि परमात्मा ने ये पृथ्वी ही नहीं, हम तो ब्रह्मांड के भी सम्मान के साथ निगाह से देखने वाली दृष्टि की अपेक्षा रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर जब ये इतना अच्छा हमारा सेशन चल रहा है और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश को लीड लेने की बात कही तो हमने कहा ही है कि हम तो कान्हा को लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं जब उनने बीज मंत्र यहाँ से दिया है। उसी भाव को तो बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसके लिए भी मिशन कर्मयोगी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आप कुछ विद्वान दे देना, हम एक कमेटी बनाने की घोषणा करते ताकि ठीक से इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, इस भाव को भी रखेंगे। और जैसा कि कहा गया, अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने मनोभावना व्यक्त की है कि हमारे राज्य के अंदर 2020 से हमने शिक्षा नीति लागू की, लेकिन जो वर्तमान के दौर में जब भाषा की इस प्रकार की बातें आती है तो कोई बात नहीं, जिनको जैसी बात करना वो राजनीतिक दृष्टि से करते होंगे, लेकिन हमको तो राष्ट्र नीति के आधार पर भाव सोचते हैं। तो हमारे यहाँ पे राज्य के विद्यार्थियों के लिए भी केवल हिंदी में नहीं, तमिल, तेलुगु ऐसी राष्ट्रीय भाषा में भी पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। जो बच्चे इसमें जाएंगे उसको उस तरह से विशेष अंक दे करके उनको प्रोत्साहन देंगे। ये सब भाषाओं का गुलदस्ता हमारा है और ये भारत की भाषाएं, हमको इस पे गर्व होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सच्चे कर्मयोगी की तरह जिस तरह से वो देश के प्रति सेवा कर रहे हैं, हम सब उनको आदर्श मानते हुए विकसित भारत को, अपने विकासशील भारत को विकसित भारत की दिशा में मिशन 2047 तक उस भाव में ले जाए जिसकी आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और दिव्य सज्जनों, आज माननीय राज्यपाल महोदय जिस भावना के साथ, जिस सर्वसमावेशी मानसिकता के साथ इस पूरी कार्यशाला के शिल्पी बने हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। सभी को नमस्कार। कर्मयोगी कार्यशाला में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय आयोग मध्य प्रदेश भरत शरण जी, उपस्थित मंचासीन सभी महानुभाव, अधिकारीगण, आप सब उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलगुरु, कुल सचिव और भाई और बहनों, बीए कर्मयोगी विषय पर राष्ट्र के भविष्य निर्माताओं के बीच चिंतन, सही समय पर सही पहल, आयोजन से जुड़े सभी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। आप तालियां तो बजाओ, आपको मैंने तो साधुवाद दिया। ताली बजाने में कंजूसाई कर रहे हैं सब आप।
और से चलेंगे जहां बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित पेंशनर्स एसोसिएशन का अभिनंदन समारोह मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हो रहा है। ज्यादा परेशानी मत हो और कम परेशानी में और कम समय में बंधन योजना का वो लाभ ले सके। आदरणीय अमित शाह जी वो सहकारिता मंत्री और सहकारिता पर अमूल है सहकारिता आज इतना आगे बढ़े। सातवें वेतनमान से पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय का बार बार अभिनंदन करता हूं। यही हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 फरवरी 24 को मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था कि सर अभी तक हम लोगों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है, तो आपने कहा कि चिंता न करें, आप जितना सोच रहे हैं, जितना मांग रहे हैं, उससे आपको ज्यादा मिलेगा। और इसको आपने करके दिखाया। हम सभी लोगों के लिए हमारी चिंता को ध्यान में रखते हुए आपने यह महती भूमिका निभाई है। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दावत पैदा, चमन में दी दावत। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और प्रदेश में इस तरह का नेतृत्व पैदा हुआ है जो कि गरीब गुरबों सभी लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। मैं
आप सभी को आप देखते हैं जैसे यथा नाम तथा गुण। हमेशा मैं प्रोफेसर शर्मा जी से कहता रहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा भगवान कृष्ण की तरह ही मुस्कुराते रहते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप किसी जगह जहां देखेंगे सर हमेशा कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उन्हीं का भाव है जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भव कामये दुक्तता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशम। मैं लोगों के कल्याण के लिए मैं प्रयास करता हूं, ऐसा उसका भाव है। न मुझे राज्य की कामना है न स्वर्ग की कामना है। मेरी कामना है कि दूर दुखियों का प्राणी मात्र का जो कष्ट है उसको मैं दूर कर सकूं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं बार बार अभिनंदन। समय कम है इसलिए मैं 2-3 बातें जो कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। उसमें सर से निवेदन है कि आपके नेतृत्व में 7वां वेतनमान का आदेश तो हमें मिल गया है, लेकिन उसको अक्षरशः कृतार्थ करने के लिए उसका अक्षरशः परिणाम हमको मिल सके उसके लिए हमें वित्त की आवश्यकता है। और जो हमें आदेश मिला है उसमें यह रहा कि 50% राशि विश्वविद्यालयों से ली जाएगी तथा 50% राशि शासन के द्वारा मिलाई जाएगी। राज्य के जितने विश्वविद्यालय शासकीय विश्वविद्यालय वो तो अपनी राशि दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में आयोजित पेंशनर्स एसोसिएशन का अभिनंदन समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव भोपाल से। हमारे द्वारा आज ही आप दोनों के बैंक अकाउंट की पासबुक ले आना, है ना? तो हमारे पास में कुछ खंडबंड भी चाहिए। आज तो नहीं, मैंने तो इसलिए कहा प्रारंभिक रूप से आप अपन मीटिंग करते तो बाद में फिर वो भत्ता बनता है कि बनता तो मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके आदरणीय प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष पेंशनर महासंघ, इस अवसर पर हिंदी गणित अकादमी के माननीय अध्यक्ष संचालक श्रीमान अशोक कड़ेल जी, माननीय प्रोफेसर कालिका प्रसाद जी यादव साहब, मैं आपकी भावना जरूर जानता हूँ, लेकिन परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा कोई मौका आता है जब कोई मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे इसकी तरह नहीं है कि यशस्वी प्रधानमंत्री की अपनी उनकी लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता है कि हम जैसे सामान्य किसान और मजदूर गरीब परिवार से निकलकर आज इतने बड़े पद पे पहुंचा दे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आभार मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी के सभी नेताओं, जाने अनजाने भी, भूल से भी, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि बहुत महत्व की है। वैसे तो मंत्री बड़ी बात है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ, मैं मंत्रियों से भी पूछता हूँ और मैं भी जानता हूँ। माननीय राकेश जी यहाँ बैठे हैं, राकेश गुजर जी अध्यक्ष गुरुदेव विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ का। मैं जिस दिन मंत्री बना था, शिक्षा मंत्री, तो ऐसे तरह कई लोगों ने कहा कि अब आपकी आफत है। मैंने क्या हो गया? बोले यहाँ जो ये मंत्री बने शिक्षा मंत्री के, फिर ये सब एसोसिएशन उनके प्राण लेते हैं तो वो भागे फिरते हैं। कभी इधर अधिकारी खींचेंगे, कभी कर्मचारी खींचेंगे, कभी विद्यार्थी खींचेंगे, और ये बीच का शिक्षा मंत्री का एक बड़ा चुनौती का काम रहता है। मैंने कहा देखो भगवान की दया से मैं एक बात जानता हूँ, और मैं अपने आप उस चीज को अपने मंत्रियों से भी कहता हूँ। मंत्री कौन? जिसको सब मंत्र आए वो मंत्री, नहीं तो काय का मंत्री। की दया से ये सारी चीजें परमात्मा ने अच्छे मन से हमने करने का काम लिया, तो ये सब चीजों के मंत्र आते ही हैं। अब ये अलग बात है कि मैं मंत्र सिखाता हूँ पर वो पंचतंत्र की कहानी भूल जाते हैं। एक कहानी थी ना, क्या थी? शिकारी आता है, दाना फैलाता है, वो कहानी बड़ी अच्छी है। बार बार तोतों को शिकारी पकड़ के ले जाता है, तो इसके कष्ट से बड़े गुरु जी को, वहाँ जंगल में रहने वाले ऋषि को
खराब लगा तो उन्होंने कहा ये कहा तुम्हारे प्राण लेते रहते हैं, तो इनको पहले सावधान कर दो, उनको सिखाने लगे भैया तुम अपने लिए एक ध्यान रखना, ये शिकारी आता है, दाना फैलाता है, जाल में फंसाता है, पकड़ के ले जाता है, और ये मेरी बात गांड बांध लो। उन्होंने सब गांड बांध ली, सबको बोलने लगे। फिर शिकारी आया तो वो जाल में फिर फंस गए, और जाल में फंसे फंसे बोलते कि शिकारी आता है, दाना फैलाता है। मैं ये आपको आंदोलन की कोई बात कर रहा था, तो आप मेरे सामने तो मत सुनाओ कि मैंने कहा था। तो आपसे मैं वहां तो मेरी मुक्ति चाहूंगा। जब मैं मंत्री था तब था, आप तो मुख्यमंत्री हो। मैं तो आपसे एक अच्छा एक उदाहरण दूंगा, मुझे ध्यान में आता है। एक व्यक्ति को अपने एक परिचित की कठिनाई में उसको बड़ा मदद करने की इच्छा हुई कि इसको मदद कर देखे क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा धनराशि चाहिए, मेरे को विश्वविद्यालय की तत्कालीन व्यवस्था में 1-8 लाख रुपए दिला दो, मेरे को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास तो कम है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र है वो तुम्हारी मदद कर देंगे। तो मित्र के पास भेज देता है कि उनके पास चले जाओ। वो मित्र के से मिले, बोलो भाई क्या कहना है? तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ी तकलीफ है, मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए। उन्होंने कहा यार मेरे थोड़ा कम सुना था, मेरे कान पे पास आके बोले जरा क्या बोलना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कुछ कठिनाई है, मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए। उन्होंने कहा मेरे को इस कान से कम सुना था, तो इधर आके बोल। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर बोलने का चांस लिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तकलीफ है, मुझे 1 लाख रुपया, अब यहाँ आके इस दूसरे कान को बोला कि 2 लाख रुपए चाहिए। पहले इसमें तो 1 बोला, फिर 2 बोला, तो मैंने क्या कर, इधर बोला वही सही था, जो हो जाएगा। अब मैं आपके कौन से कान से सुनूं? मुझे ये शिक्षा मंत्री वाले कान से सुनूं कि मुख्यमंत्री वाले? मेरी अपनी ओर से भाषण तो देना नहीं, हो गया मेरा भाषण पूरा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना। आने वाली गुड़ी पड़वा की वर्ष प्रतिपदा आने वाली है, और ये बात सही है कि ये विश्वविद्यालय सामान्य नहीं है, ये शासकीय विश्वविद्यालय, इसमें कोई ये हमारे विश्वविद्यालय की केवल 2 श्रेणी है, निजी विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय, बीच में कोई कुछ नहीं है, इसके अलावा। और इसीलिए इस दिशा में हमारे लगातार प्रयास भी चल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि जो मीटिंग का निर्णय का पालन नहीं हुआ कैबिनेट का, वो मैं देखूंगा कैसे नहीं हुआ, वो जरूर करेंगे। आज के इस अवसर पर आपने जन्मदिन की बात कर ली, तो मैं भी बता देता हूँ कि जन्म तो अभी सब आपका भी हुआ है, आज ही है, इसी समय है मालूम। जितने बैठे हो सबका अधिकार जन्म हो, जितने भी बैठे आप सबको बधाई देते। अरे एक सांस ऊपर नहीं नीचे नहीं आए तो भारत माता की जय नहीं। गाय का दिन में गाय का साल, किसने देखा क्या देखा? हर सांस में जन्म, इसलिए सांस सांस में जन्म है, तो सबका जन्म समय हुआ कि नहीं अभी हुआ? कोई बिना सांस के जिंदा रह सकता है? हमारे लिए परमात्मा ने ये आमतौर पर मोटे दिन, अगर मोटे तौर पर देखो 21,500 सांसें आदमी के लिए लिखी, इसलिए ये सांस की गिनती भी परमात्मा ने अपने पास रखी। और आप देखना जिसका अंत समय आता, कभी कभी बहुत तेज सांस लेता है, तो बच्चे कुछ हिसाब किताब करता रहता है, जितना सांस ले रहा है छोड़ना है वो सब हिसाब आता है, समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन मैं आज तो आपसे आपके बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब
शिक्षा परिवार के लोग जिनने लंबी सेवाएं दी अपने प्रकार से, और विश्वविद्यालय को भी हम समर्थ बना रहे हैं। आने वाले समय में कोई विश्वविद्यालय अपने लिए आर्थिक रूप से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, ये प्रबंधन करते हैं। सब प्रकार के नए कोर्स खोलते हुए सभी व्यवस्थाओं के लिए परंपरागत तो चलाते चलाते रहेंगे, इसलिए आपने देखा होगा सभी संकायों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सर आपके लिए भी कह रहा हूं, हमारे ऐसे विश्वविद्यालय जो भविष्य में, और कृषि तो चालू किए ही, आपने तो कर दिया है एग्रीकल्चर, गए जमाने पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुलेगी, एग्रीकल्चर हमने सब सरकारी विश्वविद्यालय को खुलवा दिया। अब हम मेडिकल की तरफ भी बढ़ रहा है। मेडिकल के लिए भी आपके हित की बता रहा हूं, आप मेडिकल कॉलेज खोलो, हम आपको हॉस्पिटल देंगे, केवल हॉस्पिटल की व्यवस्था, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज में खर्चा हॉस्पिटल का आएगा। और अंदर की बात, हॉस्पिटल आपको देंगे, तनख्वाह सरकार देती रहेगी, वो विश्वविद्यालय से दिलवाएंगे हॉस्पिटल का सारा। आप खाली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के बैनर तले परीक्षा लो, परीक्षा की पूरी फीस आप लोगे, परीक्षा की फीस आपसे नहीं लेंगे, वो आप अपने विकास के लिए लगाओ। और वहां के डॉक्टरों की तनख्वाह बनका हम देते रहेंगे, जो हमारी सरकार के हॉस्पिटलों में आज भी है। इसलिए अपने अपने विश्वविद्यालय क्या, जिसमें अगर सारे कॉलेज नहीं हो तो काय का विश्वविद्यालय, ये तो गलत बात हो जाती है। इसलिए हमारे सब विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स चला। और अभी तो डेयरी टेक्नोलॉजी का विक्रम विश्वविद्यालय को बताया है, आप भी चलाओ, जो जहां जिधर बैठे, ये सारी आय तो इतनी हो जाएगी कि अवेले नहीं जाएगा तो आपकी तिजोरी से फटफट के नोट निकलेंगे। आय के चक्कर में पड़े सारे काम, और विश्वविद्यालय के पास धन आएगा तो धन का सदुपयोग ही होगा, गलत क्या है। हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर विश्वविद्यालय अपने समर्थ हो, उनके अपने सभी प्रकार के मनोभाव जो उनके उद्देश्यों के लिए उस दिशा में समर्थ करना है। मुझे पूरा भरोसा है, हम सब मिलकर के अपने सामने मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का अच्छे से अच्छा राज्य बना के नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। थोड़ा सा मैंने फिर कहा कि तुरंत निकलना है, इसलिए में चलेगा। चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सिंगल क्लिक के माध्यम से श्रमिक परिवारों को संबल योजना में अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण मुख्यमंत्री मोहन यादव कर रहे हैं। दे रहा है, आमतौर पे 600-700 करोड़ अगर मिल जाते थे तो बहुत होते थे, लेकिन हमने प्रयास किया कि जो भी जिसकी धनराशि देना है वो पूरी देना है, उसमें कोई ढील ढाल नहीं देना। और खास करके संबल योजना के माध्यम से रोटी कपड़ा मकान इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ पैसे की जरूरत पड़ती है। अभी आपके पास जो भी राशि पहुंचे उसका सदुपयोग आप करें, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, थोड़ा भविष्य के लिए। और विषम परिस्थिति और विपत्ति में राशि बची हुई वही सबसे बड़ा सहारा बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इन सारी बातों के आधार पर आप चलेंगे। हमारी सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी असंगठित मानते हुए 1 मार्च से, अर्थात ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको इसके लाभ नहीं देते थे, अब उनको भी लेकर के संबल योजना में निर्णय किया है कि उनको जोड़ेंगे। और संबल 2 के माध्यम से अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता योजना भी हम बराबर चला रहे हैं। अब तक प्रदेश में 6,58,000 से अधिक परिवारों को 5,927 करोड़ की राशि का हित लाभ दिया जा चुका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान योजना के माध्यम से भी लाभ दे रहे हैं। उसकी राशि का अलग 5 लाख तक का इलाज आप सबको कराने को मिलता है। अब ये बात भी सही कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो गर्भवती बहनें हैं उनको गर्भवती अवस्था में काम पे नहीं जाना है, उनको बच्चों की चिंता करना है। इसलिए ऐसी बहनों के लिए भी 16,000 रुपये देने के लिए, पोषण के लिए, ये भी योजना का लाभ इसी के साथ दे रहे हैं। और जो दिव्यांग किसी कारण से अस्थायी रूप से उनको 1 लाख रुपया और स्थायी रूप से दिव्यांग होने पे भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सभी हितग्राहियों के मृत्यु या दुर्घटना में होती है तो 4 लाख और सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए की राशि देने का ये प्रावधान। राशि का सवाल नहीं, सवाल कठिन समय में आपके ये जो आंसू पहुंचने के लिए सरकार आपके साथ संवेदनापूर्वक
रूप से खड़ी है। परमात्मा करे ये मौका किसी को नहीं आए, लेकिन ऐसा मौका आ जाए तो सरकार सदैव आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आपके संघर्ष को प्रणाम, आपके परिश्रम को नमस्कार, और सरकार के माध्यम से आपके अपने बच्चों को भी पढ़ने लिखने के लिए हमने स्कूल जाने लायक सभी प्रकार के प्रबंधन किए हैं। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले हैं। आजकल तो अच्छे बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप, जो राशि जिस डे में देना है वो सारी राशि हम दे रहे हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के बच्चों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, हर एक परिवार में सुख का सूरज निकले, उनके जीवन में सुख आनंद वैभव छाए, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस आयोजन में माननीय मंत्री जी श्रीमान प्रहलाद पटेल जी बहुत दक्षता से लगे हुए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं और हम सब ने मिलकर तय किया है कि हमारे काम में शुचिता भी रहे, पारदर्शिता भी रहे और दक्षता भी रहे, जिसके आधार पर हमारे जो भी निर्णय है वो निर्णय को नीचे क्रियान्वयन करने की दृष्टि में भी, और जो लाभार्थी है वो उनके हक का उन तक पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी और उनके माध्यम से सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके आधार पर ये लगातार अच्छा एक अपना पुराना बेकला खत्म हुआ है, अर्थात पुराने लोगों की जो देनदारी वो समाप्त हुई। आने वाले समय में इसको हम और नियमित रूप से देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल के सचिव महोदय से निवेदन है कि वे आभार प्रदर्शन। आज के सर इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है और आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए तहे दिल से इसके लिए आभार है। प्रमुख सचिव महोदय हमेशा हम लोग का आपके निर्देशन में हम लोग काम करते रहते हैं और सतत रूप से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको और एसीएस सर का हमेशा हम लोग का मार्गदर्शन मिलता रहता है, इसके लिए एसीएस सर का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।